हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सीए श्रुति गोयल एंड वेलकम टू गवर्नमेंट प्रोफेशनल एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के एक नए चैप्टर 5, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें असेट्स की ज़रूरत होती है। सपोज यू आर ओपनिंग अ फ्लोर मिल, तो फ्लोर मिल ओपन करने के लिए यू हैव टू हैव a machine that will be required to crush wheat and another grains, and then you need some furniture, you need a building। तो आपकी तीन तरीके की असेट्स हो गई, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी। जैसे आटा पीसने की मशीन, इस तरीके से आपको ये सारे फिक्स्ड असेट्स की जरूरत होगी। ये जो भी असेट्स आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड असेट। आज जो कैपेसिटी है, आज जो भी कोई वैल्यू है असेट्स की, आप जब यूज कर लेते हैं वो असेट को, 1 साल बाद 2 साल बाद वो वैल्यू नहीं रहती, वो वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। एंड जितना भी रिडक्शन होता है असेट की वैल्यू में, वो रिडक्शन ही कहलाता है डेप्रिसिएशन। एक बार फिर से देखते हैं, जब भी कोई फिक्स्ड असेट, सपोज वो मोटर व्हीकल, सपोज कोई मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है, यूज होते जाता है, समय बीतते जाता है, उस असेट की वैल्यू में कमी आते जाती है। वेदर वी आर यूजिंग दैट और नॉट, रखे रखे भी उसकी वैल्यू कम होते जाती है। और दैट रिडक्शन इन वैल्यू दैट इज परमानेंट इन नेचर इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब रीड करते हैं डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन। ये जो मैं नोट्स आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, जो आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में वो नोट्स डाउनलोड करने के लिए फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है। वहां से आप डेप्रिसिएशन से रिलेटेड नोट्स जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जाके डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन से। इट इज अ परमानेंट एंड कंटिन्यूअस डिक्रीज, डिक्रीज ओनली, इंक्रीज नहीं, परमानेंट होगा। डिक्रीज कैसा होगा? परमानेंट, यानी वो बाद में वैल्यू इंक्रीज नहीं हो सकती, फ्लक्चुएटिंग नहीं होगा। परमानेंट डिक्रीज एंड कंटिन्यूअस, ईयर बाय ईयर डिक्रीज होगी वैल्यू में, कभी भी इंक्रीज नहीं होगी। एक तो परमानेंट होगी और डिक्रीज होगी। इन द बुक वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड असेट, करंट एसेट के लिए नहीं होगा, फिक्स्ड असेट के लिए होगा डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट में परमानेंट एंड कंटिन्यूअस डिक्रीज है। रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हो सकता है? रीजन इन रिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या हो सकता है? यूज जब असेट को करते हैं, उसमें वियर एंड टीयर, कुछ टूट फूट होती है, उसके कारण असेट की वैल्यू में रिडक्शन हो सकता है। नेक्स्ट, इफ्लेक्शन ऑफ टाइम इवन इफ नॉट यूज, समय बीतता जाता है, मशीन में जंग लग गई, फर्नीचर पुराना हो गया, रखे रखे यूज नहीं कर रहे हैं, तो भी विद द पासिंग ऑफ टाइम असेट्स की वैल्यू में कमी हो जाती है। ऑब्सोलेंस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और अदर चेंजेस। ऑब्सोलेंस का क्या मतलब है? कोई बेकार हो जाना, अब उसका ट्रेंडिंग ना रहना, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने के कारण उस मशीन का यूजफुल ना रहना। जैसे जब से जेल पेन आई है, निब पेन का यूज कम हो गया है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और अदर चेंजेस के कारण वो मशीन ऑब्सोलेट हो गई, यानी अब वो मार्केट में पुरानी हो गई, अब उसकी रेलेवेंस नहीं है, अब वो मार्केट में बेकार हो गई, दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलेंस। देन डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू या डिप्लीशन, ये क्या होता है? जैसे आप माइनिंग वगैरह है, माइनिंग में जब आप माइन कर रहे हैं और वहां पे मेटल्स एंड अदर थिंग्स अगर फिल है, पूरे ऊपर तक फिलअप है, तो उस माइन की वैल्यू ज्यादा रहेगी। जैसे जैसे एक्सट्रैक्शन हो जाएगा मिनरल्स का, वैसे वैसे माइन की वैल्यू डिप्लीट होती जाएगी। तो जैसे जैसे वी हैव एक्सट्रैक्टेड द मिनरल्स, माइंस की वैल्यू कम हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड मिनरल। डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू विद द टाइम, हो सकता है कि मार्केट वैल्यू, जैसे कि कार है, जब लॉन्च होते हैं, मोबाइल जब लॉन्च होते हैं, उनकी वैल्यू बहुत अधिक होती है, लेकिन 1 साल 2 साल बीतते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, दैट इज ऑल्सो परमानेंट। तो डेप्रिसिएशन में वो सारे फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट, एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स। जैसे पेटेंट्स है, पेटेंट का हमने रजिस्ट्रेशन कराया होता है, दैट इज वैलिड फॉर 20 ईयर्स, तो उसकी वैल्यू 20 ईयर के बाद जीरो हो जाएगी। 20 लाख है, 20 ईयर के बाद जीरो, तो हम सपोज करेंगे हर साल 1-1 लाख की वैल्यू कम हो रही है और एट लास्ट जीरो हो जाएगी उसकी वैल्यू।
और एनी अदर कॉजेज, कोई भी परमानेंट कॉज जिसके कारण अगर वैल्यू में रिडक्शन हो रहा है फिक्स्ड एसेट का, तो दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. It is a systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life. वो जो भी रिडक्शन हो रहा है असेट की वैल्यू में, उसका एक सिस्टमेटिक रिडक्शन ओवर द इयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ. सपोज एक असेट है, वो रह तो सालों साल सकती है, हजारों साल तक वो असेट रह सकती है म्यूजियम में एंड एट एनी अदर प्लेस, लेकिन वो यूजफुल 5, 10, 15 सालों के लिए रहती है. तो उस यूजफुल लाइफ में उसकी वैल्यू में जो भी रिडक्शन हो रहा है उसको ईयर वाइज उन 15 सालों में हर एक साल में कितना रिडक्शन मानेंगे, वो सिस्टमेटिक अलोकेशन करना डेप्रिसिएशन कहलाता है. इट्स नॉट जस्ट कि एक साल 4 लाख का रिडक्शन कर दिया अगले साल 0 का, नहीं, एक सिस्टमेटिक कंटिन्यूअस रिडक्शन एवरी ईयर इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. आई होप आप डेप्रिसिएशन क्या होता है और क्यों होता है बहुत अच्छे से समझ चुके हैं. ये नोट्स बार बार स्टडी करेंगे. आपकी बुक्स में जो भी मटेरियल्स लिखा हुआ है बेसिक डेप्रिसिएशन और उसके मेथड के लिए, वो समराइज्ड वे में बहुत क्रिस्प मैनर में मैंने ये नोट्स में प्रोवाइड किया है. दैट विल बी वेरी यूजफुल टू यू फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जाम में भी आप अगर पॉइंटर्स बना के लिखते हैं ना रेदर देन पैराग्राफ, तो आपको बहुत अच्छी स्कोर होगी. और क्योंकि अब सब्जेक्टिव हो गया अकाउंट पेपर, पॉइंटर्स रियली हेल्प्स. आपको 4 नंबर है और 4 पॉइंट बहुत अच्छे से लिख दिए हैं, तो दैट मार्क्स गेट सिक्योर्ड. वही पॉइंट्स आपने पैराग्राफ में लिखे हैं, कितने भी अच्छे से लिखे हैं, पर बेटर प्रेजेंटेशन फॉर्म होते हैं अगर आपने बुलेट पॉइंट या पॉइंटर्स में लिखा है. So try to extract main point, key concept from the book and then go with that concept rather than writing in paragraph. आपको रीडर को इतने अच्छे से समझाना है, जो आपका एग्जामिनर है उसको अपने नोट्स के थ्रू इतने अच्छे से समझाना है कि जैसे एग्जामिनर को कुछ पता ही नहीं है और वो आपकी जो एग्जाम सीट्स है उससे देख के समझे कि हाँ कॉन्सेप्ट क्या कहता है. तब आप में वो बात होगी कि आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर पाए और बहुत अच्छा स्कोर कर पाए. अब हमने कुछ टर्म सीखे, फिक्स्ड एसेट, बुक वैल्यू. तो अब ये जानना है फिक्स्ड एसेट क्या होती है. प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट यूटिलाइज टू जनरेट रेवेन्यू इन अ बिजनेस. जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टीज में, कुछ मशीन्स में, बिल्डिंग्स में. वो सब हमको बिजनेस करने में हेल्प करते हैं, उनके थ्रू हम बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं. वो बिजनेस में जो इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए वन टाइम पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उससे लॉन्ग टर्म में ओवर द ईयर्स बेनिफिट मिलते रहते हैं. यानी वन टाइम हमारा एक्सपेंस है और उससे ओवर द ईयर्स हमें जो बेनिफिट मिलते हैं, वही जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट. की एक बार इन्वेस्ट किया और सालों साल उसका बेनिफिट मिल रहा है इन लॉन्ग टर्म, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट. अब उसकी कोई वैल्यू होती है. फिक्स्ड एसेट को हमने खरीदा, तो जिस कॉस्ट पे खरीदा और उसके इंस्टॉलेशन में, जैसे हम कोई फर्नीचर लेके आए तो हमने एक दुकान से खरीदा, खरीदने के बाद उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के बाद हमने अनलोड कराया, सिचुएट कराया अपने ऑफिस में एक जगह पे, उन सब के लिए कॉस्ट पे करनी पड़ती. वो सारी कॉस्ट क्या कहलाती है, अप टू बीइंग रेडी टू यूज. की हाँ अब वो एसेट यूज करने के लिए रेडी हो गई है, तब तक के लिए जो भी एक्सपेंस होते हैं एसेट से रिलेटेड, ऑल आर इंक्लूडेड इन हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ दैट फिक्स्ड एसेट. Purchase price and other installation charges to make plant, property and equipment ready to use is called historical cost. Then आती है book value. बुक वैल्यू यानी जब हम अपनी बुक्स बनाते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर बुक्स, तो उसमें जो वैल्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं एसेट की, दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू. और वो बुक वैल्यू क्या होती है, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, परचेज प्राइस प्लस अदर चार्जेस माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट. हर साल डेप्रिसिएशन माइनस करते जाते हैं, उसके बाद जो बैलेंस बचता है एसेट का, दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू ऑफ दैट एसेट. आगे आगे जब हम पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा. बुक वैल्यू का मतलब होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट. अब देखिए डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है और प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेथड क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कैसे करनी है. आगे विद द चैप्टर हम ये सब लर्न करते हैं.
इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन. प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स. टेंजिबल यानी जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं. आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, for rental or other, or for administrative purposes, and expected to be used during more than a period of 12 months. वन और मोर ईयर यानी लॉन्ग टर्म में जो यूज कर रहे हैं, जिनसे फ्यूचर में बेनिफिट मिल रहा है, बिजनेस में प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं. प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट दैट आर कॉल्ड फिक्स्ड एसेट. उन पे डेप्रिसिएशन का ऑब्जेक्टिव क्या है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है. अब आगे देखिए, एज पर शेड्यूल 2 अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक अलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट. तो हमको अब जानना है डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है. डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन असेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ. असेट क्या होता है वो हमें पता चल गया. डेप्रिसिएशन क्या होता है ये पता चल गया. किस पे लगेगा डेप्रिसिएशन डेप्रिशिएबल अमाउंट पर ओवर यूजफुल लाइफ. तो यूजफुल लाइफ क्या होता है ये पता करना है. द डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है, यहाँ पे 2-3 फैक्टर हो सकते हैं. एक तो हमने जो सीखा हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, उस पर डेप्रिशिएशन लगा सकते हैं. नेक्स्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जैसा कि हमने देखा कि यूजफुल लाइफ होगी 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स. तो जब हम आज शुरू किए और 10 साल बाद जब वो यूजलेस हो गई तो उसके बदले कोई नई मशीन स्टार्ट करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस तो कंटिन्यू रहेगी. तो वो न्यू मशीन को लाने के लिए पुरानी मशीन को रिप्लेस करना पड़ेगा. तो वी हैव टू बियर सम कॉस्ट टू रिप्लेस ओल्ड मशीन विद न्यू मशीन. वो कॉस्ट होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट. वो या फिर कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू. तो एक और फैक्टर हमें पता चल गया, स्क्रैप वैल्यू क्या होता है. आज से 10 साल बाद जब मशीन यूजलेस हो जाएगी तो उसको कबाड़ी को बेचेंगे या फिर कोई तो प्राइस मिलेगा जब उसको निकालेंगे, बिजनेस से सेल आउट करेंगे. तो जो भी थोड़ा बहुत 5-10% प्राइस रिकवर होता है दैट इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू. स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू ऑफ एन असेट. तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू को भी डेप्रिशिएबल अमाउंट कह सकते हैं. डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब जिस अमाउंट पे हमें डेप्रिशिएशन चार्ज करना है. नेक्स्ट यूजफुल लाइफ, जब तक वो बिजनेस के लिए यूजफुल है, वो म्यूजियम में या फिर ऐसे ही तो इररेलेवेंट तो कितने ही भी ईयर्स तक रह सकती है, लेकिन कब तक वो बिजनेस के लिए यूजफुल है या फिर इकोनॉमिक है, दैट इज कॉल्ड यूजफुल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एसेट. इससे हमें 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन पता चलते हैं. फर्स्ट इज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट, यानी कब तक वो प्रोडक्शन में बिजनेस में हेल्पफुल रहेगी. सेकंड कॉस्ट ऑफ द असेट, मतलब परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस अप टू रेडी टू यूज. थर्ड रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द असेट एट द एंड ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, यानी जब उसका यूज खत्म हो गया बिजनेस में तो उसको सेल करने या डिस्पोज करने पे जो प्राइस रिकवर होगी दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू. डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट बिगिंस विथ व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज, चाहे उसको यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज, जब वो उस लोकेशन और कंडीशन पे पहुंच गई जब वो बिजनेस में यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं, तब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाना शुरू हो जाएगा. वेट नहीं करेंगे कि वेदर इट इज बीइंग यूज्ड एक्चुअली और नॉट. Depreciation is allocated so as to charge a fair proportion of the depreciable amount, यानी जिस अमाउंट पे depreciation कैलकुलेट करना है, in each accounting period during the expected useful life of asset. ये लाइन क्या कहती, इसका कॉन्सेप्ट समझिए. मान के चलिए आपने ली एक मशीन जो चलने वाली 5 ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड 5th ईयर. अब मान के चलिए कि ये एसेट यूज हो रही है 5 सालों में और शुरुआत में इसकी कॉस्ट है 5 लाख रुपीज. अगर फर्स्ट ईयर में ही पूरे 5 लाख रुपीज चार्ज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में,
तो फर्स्ट ईयर तो लॉस बढ़ जाएगा क्योंकि पूरा 5 लाख का एक्सपेंस चार्ज कर दिए, और बाकी के ईयर्स में भी मशीन तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर सारे ईयर्स यूज हो रही है। लेकिन अगर एक्सपेंस हमने फर्स्ट ईयर में चार्ज कर दिया या किसी भी एक ईयर में, लास्ट ईयर में चार्ज कर दिया, तो नाइंसाफी होगी उस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस के साथ, क्योंकि उस वक्त ज्यादा एक्सपेंस दिखेगा और प्रॉफिट कम दिखेगा, जबकि उसका बेनिफिट तो सारे ईयर्स में मिला है। तो वो ईयर्स आपस में डिसाइड करेंगे कि नहीं, ये जो 5 लाख की कॉस्ट है वो हर साल डिवाइड होनी चाहिए। सपोज 5 ईयर्स है, हमने डिवाइड बाय 5 कर दिया, तो हर साल 1 लाख का खर्च हमने डिवाइड कर दिया। तो यही जो सिस्टमेटिक अलोकेशन करते हैं ना असेट की कॉस्ट का ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब ये जरूरी नहीं है हर साल 1 लाख ही डिस्ट्रीब्यूट हो, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ असेट्स एंड मैनी मोर थिंग्स। हमारे पास करीबन 6-7 मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है। जिस भी प्रकार की असेट और बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग जो भी मेथड सुटेबल हो उसके अकॉर्डिंग यूजफुल लाइफ में असेट्स की कॉस्ट को अलोकेट करते हैं। दैट अलोकेशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब ये लाइन फिर से पढ़िए। डेप्रिसिएशन इज अलोकेटेड so as to charge a fair proportion of depreciable amount in each accounting period during the expected useful life. The loss in value of assets employed for carrying on a business, मतलब बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए जो हमने असेट यूज किए उसकी वैल्यू में जो भी लॉस हो रहा है वो एसेंशियल एलिमेंट है बिजनेस का, और इसलिए बहुत जरूरी है कि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो उस साल उस असेट को यूज करने के कारण असेट की वैल्यू में कितना रिडक्शन हुआ है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में हम चार्ज करें। सपोज हमने बिजनेस किया, बिजनेस में रॉ मटेरियल यूज हुआ, रॉ मटेरियल लेबर सब यूज हुआ 1 लाख का, और उसको हमने सेल आउट कर दिया 1,50,000 में, तो हमारा प्रॉफिट कितने का हो गया 50,000। कॉस्ट 1 लाख एंड सेल वैल्यू 1,50,000, प्रॉफिट इज 50,000। लेकिन जो मशीन यूज की आज इसकी वैल्यू 5 लाख थी, घट के 4,70,000 हो गई उसकी वैल्यू। तो जो 30,000 का असेट का वैल्यू में लॉस हुआ वो भी तो हमारा लॉस है, वो भी प्रॉफिट से रिड्यूस होना चाहिए। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा 50,000 माइनस 30,000 दैट इज 20,000। इसलिए डेप्रिसिएशन को बिजनेस में चार्ज करना, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए कंसिडर करना बहुत जरूरी होता है। बेसिकली द कॉस्ट ऑफ एन असेट यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, कॉस्ट ऑफ एन एसेट यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है? एक एसेट जब हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू में जो भी लॉस हुआ है दैट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ अवर एक्सपेंसेस, और उसको कंसिडर करना है। हैज टू बी रिटन ऑफ ओवर द ईयर्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक लाइफ, यानी यूजफुल लाइफ जब तक बिजनेस में यूज हो रही है। which necessarily must be estimated. A pertinent question of course is price likely to prevail at the time of replacement, मतलब कॉस्ट लेने की बजाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट लें। हमने अभी देखा कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है, एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ नई असेट खरीदने के लिए, पुरानी असेट को रिप्लेस करने के लिए जो भी कॉस्ट हमको बियर करनी पड़ेगी दैट इज आवर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। That is why some people advocate calculation of depreciation on the basis of replacement price rather than cost. But हम अभी जो भी chapters learn कर रहे हैं उसमें replacement cost को ही consider करेंगे। Depreciation on components of assets, अभी जो new accounting standards आ रहे हैं as well as जो companies act हैं उनमें क्या कहते हैं, पूरे असेट में सेम डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बजाय कंपोनेंट ऑफ द असेट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करें। इसका बेस्ट एग्जांपल है एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट में बहुत सारे पार्ट होते हैं, बॉडी होती है, देन उसका इंजन होता है, और मतलब बहुत सारे अदर पार्ट्स होते हैं। मेजर 2 कंपोनेंट है इंजन एंड इंटीरियर, और हो सकता है इंजन की लाइफ कम हो, इंटीरियर पार्ट्स की लाइफ ज्यादा हो,
और उनका डेप्रिसिएशन का रेट भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। तो अभी जो करंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और कंपनीज एक्ट है वो क्या चाहते हैं कि मशीन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, अगर उनकी इकोनॉमिक लाइफ डिफरेंट है और उनका नेचर डिफरेंट है तो उन पे अलग अलग सेपरेटली डिफरेंट तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाए। एक ही असेट मान के डेप्रिसिएशन चार्ज ना करें, दो अलग अलग या डिफरेंट टाइप ऑफ असेट मान के like different assets depreciation charge करें। Here it is important to note that a part of property, plant and equipment to be identified as separate component should have both significant cost when compared to overall plant। अगर उसकी कॉस्ट मान के चलिए ओवरऑल जो प्लांट है वो 1 करोड़ का है और जो सेपरेट जिसको कंपोनेंट मान रहे हैं वो केवल 10,000 का, इट इज नॉट रेलिवेंट टू चार्ज डेप्रिसिएशन सेपरेटली ऑन दैट काइंड ऑफ कंपोनेंट। नेक्स्ट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ प्रॉपर्टी। ये शॉर्ट नोट में आ सकता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन डेप्रिसिएशन ऑन कंपोनेंट ऑफ एन एसेट क्या होता है, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जब एक ही एसेट के डिफरेंट पार्ट्स पे डिफरेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो वो कंपोनेंट ऑफ एसेट पे डिफरेंट डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कंपनीज एक्ट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों सपोर्ट करते हैं। दो कंडीशंस हैं, पहला सिग्निफिकेंट वैल्यू एंड देन डिफरेंट एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव क्या हमने अभी तक सीखा है वही समराइज्ड वे में देखते हैं। पहले करेक्ट इनकम मेजरमेंट, मैंने बताया कि एक ही साल में पूरी एसेट की वैल्यू चार्ज कर देंगे, पूरी एसेट की कॉस्ट चार्ज कर देंगे तो उस पर्टिकुलर ईयर के साथ वो इनजस्टिस होगा। इसलिए जिस प्रपोर्शन में एसेट डिफरेंट ईयर्स में यूज हुई है उसकी कॉस्ट को उसी प्रपोर्शन में डिफरेंट ईयर्स में चार्ज करना, ताकि हर एक ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस हमें सही पता चल पाए। नेक्स्ट, ट्रू पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें क्या है, ये थ्योरीज मैं आपको समझा रही हूँ, दैट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू कि कोई टीचर आपको इस तरीके से थ्योरी भी समझा रहा है और ये समझने के बाद आप पहले थ्योरी रीड करेंगे देन यू विल जंप टू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ट्रू पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सपोज फर्स्ट ईयर में एसेट की वैल्यू है 5 लाख लेकिन सेकेंड ईयर में कुछ तो रिड्यूस हो रही है, सपोज उसकी वैल्यू बची 4,50,000 लेकिन कॉस्ट तो 5 लाख है, तो आप बैलेंस शीट में हमारी एसेट की वैल्यू 5 लाख ही दिखाएंगे तो बैलेंस शीट में गलत प्रेजेंटेशन हो जाएगा। इस तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद बची हुई एसेट की वैल्यू दिखाना शोज ट्रू पोजीशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट्स का, डेप्रिसिएशन के बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस फाइनल अकाउंट्स, तब हम डेप्रिसिएशन का प्रेजेंटेशन कैसे होता है, फाइनल अकाउंट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस में क्या रेलिवेंस है वो हम और अच्छे से समझेंगे। हर एक अगला पिछला चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड होता है, इसलिए अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए और जब रिवाइज करेंगे ना तो आप एज अ बिग पिक्चर पूरे अकाउंट्स को समझ पाएंगे। सो कीप पेशेंस एंड कीप स्टडिंग, बहुत अच्छे से, आपको बहुत जरूरी है कि चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, कीप स्टडिंग कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग कीप रिवाइजिंग। आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए, टॉप करने के लिए सिर्फ यही सक्सेस मंत्र है, उसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसके थ्रू कोई टॉप करता है। नेक्स्ट, फंड फॉर रिप्लेसमेंट। जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं मतलब हम हमेशा अपने प्रॉफिट में कुछ अमाउंट कम करते जाते हैं। कई बार वो जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करके एक्सपेंस निकाला है वो इन्वेस्ट भी कर देते हैं। श्रिंकिंग फंड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एन्युटी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके कारण जब एट द एंड ऑफ ईयर 10 ईयर 5 ईयर जब यूजफुल लाइफ खत्म हो जाती है उस पीरियड में हमको ऑटोमेटिकली नई मशीन खरीदने के लिए फंड मिल जाता है। दैट इज अनदर बेस्ट पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। 4, एसर्टेनमेंट ऑफ ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसा हमने प्रॉफिट निकाला कि 1,50,000 ऑल दो सेल वैल्यू है, 50,000 प्रॉफिट है लेकिन डेप्रिसिएशन भी माइनस कर देंगे तो रियल कॉस्ट पता चलेगी प्रोडक्शन की, क्योंकि हम रॉ मटेरियल लेबर की तो कॉस्ट ले लेते हैं पर डेप्रिसिएशन की कॉस्ट नहीं लेते, तो ट्रू कॉस्ट पता नहीं चल पाती और हो सकता है हम रियल में लॉस में अपना सामान बेच दें। तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं तो ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्राइस प्रोडक्शन पता चलता है, जिसके कारण हम रियल सेल प्राइस डिसाइड कर सकते हैं कि किस प्राइस पे हमको अपना प्रोडक्ट सेल करना है ताकि हमारी कॉस्ट रिकवर हो सके।
5 टू कंप्लाई विथ लीगल रिक्वायरमेंट, बहुत सारे कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कंपलसरी है टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। इन सारे लॉज को हम फॉलो कर पाए, कंप्लाई कर पाए, इसके लिए भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना बहुत जरूरी है। फर्दर डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। असेट खरीदने में तो हमारी कैश गई है, इसको नॉन कैश एक्सपेंस क्यों बोल रहे हैं? देखिए, जब असेट हमने परचेज की तो हमारा वो इन्वेस्टमेंट हो गया, बैलेंस शीट में एज अ असेट शो कर देने, वो तो अब कैश जा चुकी है। अब बार बार तो हमें कैश पे नहीं करना पड़ेगा। जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो अनलाइक अदर एक्सपेंस, हमने सैलरी पे की तो अपने पॉकेट से कुछ अमाउंट निकाल के अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, रेंट अपने पॉकेट से निकाल के लैंड ओनर को दिया। डेप्रिसिएशन में तो अब कोई भी हमारा कैश खर्च नहीं हो रहा है, जस्ट असेट की वैल्यू में रिडक्शन हो रही है जो पहले ही खर्च हो चुकी है। एक असेट बन चुकी, उसकी वैल्यू में जस्ट रिडक्शन कर रहे हैं, तो ये नॉन कैश एक्सपेंस है, क्योंकि इसके लिए हमारी कैश एक्सपेंस नहीं होता। हम जस्ट बुक्स में प्रोवाइड करें, दिखा रहे हैं कि हमारा डेप्रिसिएशन इतना खर्च हुआ है, असेट की वैल्यू में इतना रिडक्शन हुआ है, लेकिन उसके लिए हमें कैश पे नहीं करना पड़ रहा है। अभी प्रेजेंट में जो भी करना था पहले पे कर चुके। आज जब प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस चार्ज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का, उसके लिए हमने कोई भी कैश पे नहीं किया है, इसलिए डेप्रिसिएशन को कहते हैं नॉन कैश एक्सपेंस। ये बात आप नोट करेंगे, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस and unlike other normal expenditure like wages, rent, etc., does not result in any cash outflow. Further, depreciation by itself does not create fund, it merely draw attention to the fact that out of gross revenue receipt, just depreciation provide कर दिया, इसका ये मतलब नहीं कि हमारे पास फंड आ गया या कैश आ गया, क्योंकि ये नॉन कैश है। डेप्रिसिएशन जितना चार्ज किया उतना ही जब हम अलग से फंड क्रिएट करेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे तब हमारा फंड बिल्डअप होगा। जैसे सिंकिंग फंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम कैसे फंड क्रिएट करते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद टू रिप्लेस एन असेट। नेक्स्ट, फैक्टर्स इन मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। हमने ऊपर भी देखा फैक्टर्स इन मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, पहला कॉस्ट, दूसरा यूजफुल लाइफ और तीसरा एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू। इन तीनों को कंसिडर करके हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, डिप्लीशन मेथड, मशीन आवर मेथड। लेकिन उसके पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, ये एस्टिमेटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट तो हमने जितने में खरीदा दैट इज सर्टेन, हमको पता है कि हाँ इतना अमाउंट हमारा एक्सपेंस हुआ है एसेट खरीदने में, दैट इज सर्टेन। उसके लिए कोई भी एस्टिमेट लगाने की जरूरत नहीं, हमें पता है हमारे पॉकेट से कितना पैसा गया एसेट खरीदने में। लेकिन आज से 10 साल बाद उसको जब सेल करेंगे यूजलेस होने के बाद तो एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट मिले जितना हम कंसिडर कर रहे हैं, जरूरी नहीं है, इसलिए दैट इज एस्टिमेटेड, हमारा अनुमान है, हमें लगता है कि जब 10 साल बाद एसेट को बेचेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, इसलिए एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। हमें लगता है कि ये मशीन 10 साल चल जाएगी, हो सकता है 8 साल चले, हो सकता है 12 साल चले, दैट इज वाई कॉस्ट, क्योंकि हम पे कर चुके हैं, हमें पता है, कॉल्ड हिस्टोरिकल। जबकि जो यूजफुल लाइफ है एंड स्क्रैप वैल्यू है, क्योंकि हमें लगता है उतने साल चलेगी, उतना अमाउंट उस पे रिकवर होगा, इसलिए उसे एस्टिमेटेड कहते हैं। इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट हम लास्ट में डिसाइड लास्ट में समझेंगे, नीचे डिटेल में। पहले सबसे पहले देखते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ इज आइदर द पीरियड ओवर विच अ डेप्रिशिएबल एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड बाय एंटरप्राइज और द नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूज ऑफ असेट बाय द एंटरप्राइज। हो सकता है कोई असेट हो जो कि यूजफुल लाइफ के अनुसार कि हाँ 10-12 साल इसकी लाइफ है ही, चाहे कितनी भी चले या नहीं चले। कुछ असेट होती है पता है ये मान के चलो 100 नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर पाएगी, इसकी कैपेसिटी 100 की है, तो मान के चलिए सपोज फर्स्ट ईयर में हमने 20 गुड्स का यूनिट प्रोड्यूस कर लिया तो 20% डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में चार्ज कर लेंगे। नेक्स्ट ईयर में 10 यूनिट ही प्रोड्यूस किए तो 10% डेप्रिसिएशन, मतलब कितना नंबर ऑफ प्रोडक्शन है उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करें और उसके अकॉर्डिंग ही यूजफुल लाइफ एस्टिमेट करें।
इस तरीके से कर सकते हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ यूजफुल लाइफ इज अ मैटर ऑफ एस्टिमेशन and is normally based on various factors including experience with similar type of assets. ये experience के कारण हम estimate करते हैं और वर्किंग आवर, प्रोडक्शन कैपेसिटी, इन सब के थ्रू हम जस्ट एस्टिमेट करते हैं, सर्टेन नहीं होता. दैट इज कॉल्ड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ. नेक्स्ट, एस्टिमेटेड स्क्रैप या एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू. डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडुअल वैल्यू इज नॉर्मली अ डिफिकल्ट मैटर. If such value is considered as insignificant, it is normally recorded as nil. और लगता है कुछ अमाउंट मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं. Now next is depreciable amount. Depreciable amount means cost minus scrap value. Suppose एक मशीन है 10 लाख में हमने परचेज की और पता है जब उसको हम लास्ट में सेल आउट करेंगे तो हमें 1 लाख रुपीज उससे रिकवर हो जाएंगे. यानी हमको अब डेप्रिशिएट कितना करना पड़ेगा, केवल 9 लाख को ही. जब 1 लाख मिलने वाला है फ्यूचर में, यानी रियल एक्सपेंस उस एसेट पे कितना हुआ, केवल 9 लाख. इसलिए उसी वैल्यू पे डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे, इसलिए दैट इज कॉल्ड डेप्रिशिएबल अमाउंट. डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट इज इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट और अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर हिस्टोरिकल कॉस्ट लाइक रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेस इट्स एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू. एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. एक्विजिशन कॉस्ट यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट है 1,10,000. रेसिडुअल वैल्यू यानी लास्ट में सेल करने पे मिलेगा 10,000. तो डेप्रिशिएशन कितने पे लगाना पड़ेगा, केवल 1 लाख, क्योंकि 10,000 तो रिकवर हो जाएगा. एक्चुअल कॉस्ट हो गई 1 लाख, तो उस पर ही डेप्रिशिएशन लगाएंगे. सपोज उसकी यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स. 1 लाख 5 ईयर के लिए, तो एक ईयर के लिए 1 लाख डिवाइड बाई 5 दैट इज 20,000 पर ईयर. बट दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिशिएशन. इसी को हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं. आगे और जानेंगे डिटेल में अबाउट स्ट्रेट लाइन मेथड, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही मेथड फॉलो करें. मेथड डिफरेंट होते रहते हैं विथ डिफरेंट सिचुएशन ऑफ असेट एंड डिफरेंट सिचुएशन ऑफ बिजनेस. अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट. अभी तक हमने यूजफुल लाइफ क्या होती है जाने, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू क्या होता है जाना, और डेप्रिशिएबल अमाउंट. डेप्रिशिएबल अमाउंट इज कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू. और डेप्रिशिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. अब एक बार डिटेल में देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट क्या होता है. मैंने पहले भी बताया है, कॉस्ट ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट इज इक्वल टू परचेज प्राइस प्लस उसके इंस्टॉलेशन में और रेडी टू यूज तक लाने में जो भी एक्सपेंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ दैट मशीन और दैट फिक्स्ड असेट. कॉस्ट इज इंक्लूड परचेज प्राइस इंक्लूडिंग नॉन रिफंडेबल इम्पोर्ट ड्यूटीज, जो भी टैक्स लगे हैं एंड जिनका क्रेडिट नहीं मिलना है, जो रिफंड नहीं होना है, जो इम्पोर्ट ड्यूटीज हो सकते हैं, अदर काइंड ऑफ टैक्सेस हो सकते हैं लाइक परचेज टैक्स, और जो भी टैक्सेस हैं आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट. मतलब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ असेट इज इक्वल टू परचेज प्राइस प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस माइनस रिबेट एंड डिस्काउंट. ये हो गया फर्स्ट पॉइंट. अब फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकेंड पॉइंट, कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग एन असेट टू द लोकेशन नेसेसरी और कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग, यानी बिजनेस में जहां वो असेट सिचुएट करनी है वहां तक लाने के लिए जो भी कॉस्ट, प्लस कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन and initial estimate of cost of dismantling, removing the item, restoring the site on which asset is located. ये सब कॉस्ट. सेकेंड नंबर बी एंड सी पॉइंट आ गए कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन में. इंस्टॉलेशन में जो भी चार्जेस लगती, परचेज प्राइस प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस रिबेट एंड डिस्काउंट विल बी कॉस्ट ऑफ दैट असेट. एग्जाम्पल ऑफ द कॉस्ट, ये जो ए और बी और सी में जो कॉस्ट कवर किए उनके कुछ नाम हो सकते हैं, वो जानते हैं. कुछ कॉस्ट जो डायरेक्टली हम एट्रीब्यूट करेंगे
जो बी और सी में कॉस्ट लिखे हुए हैं ना कि रेडी टू यूज वाले लोकेशन में लाने के लिए, डिसमेंटल करने के लिए, उनमें क्या क्या कॉस्ट आ सकते हैं? कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी। मान के चलिए कोई मशीन आपने बनवाई है तो उसके लिए जो लेबर चार्जेस, जो मटेरियल चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, कई बार होते कोई मशीन इंस्टॉल करने के लिए, जैसे एसी ही है तो उसके लिए आपको ड्रिल करना पड़ेगा, कंप्रेसर लगाना पड़ेगा, बहुत सारे एंगल्स लगाने पड़ेंगे, तो साइट प्रिपरेशन करनी पड़ती है। दैट कॉस्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ असेट। नेक्स्ट, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट। जब आपके घर एसी आती है तो जो रिक्शे वाले को जो चार्ज देते हैं, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनर। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, जो भी पर्सन इंस्टॉल करने के लिए आता है वो भी अपनी कुछ फीस लेता है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनर। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर असेट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट। एक जो फर्स्ट टेस्टिंग होती है रेडी टू यूज करने से पहले, that cost is also included in cost of machinery. प्रोफेशनल फीस, अगर इंजीनियर वगैरह हायर किए हुए कोई बड़े लेवल की मशीन है उसके लिए। रेडी टू यूज, जिस दिन हो गया ना कि आज प्रोडक्शन के लिए रेडी हो गए, उसके बाद जो भी कॉस्ट होते हैं उस एसेट के, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट। लेकिन रेडी टू यूज करने तक जो भी कॉस्ट हमको बियर करनी पड़ रही है, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट। Thus all expenses which are necessary for asset to bring it in condition and location of desired use will become part of cost of asset. लेकिन following asset should not become part of cost of asset. Following expense will not become part of that asset. ये important है कि क्या क्या नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है आपको एग्जाम में आ जाए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की वजह पहले आ जाए कि इस मशीन की कॉस्ट ही कैलकुलेट करके बताइए, तो आपको क्या क्या इंक्लूड करना है और क्या क्या नहीं इंक्लूड करना है ये पता होना चाहिए। इनॉग्रेशन कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट और प्रमोशनल कॉस्ट। अब कोई प्लांट प्रॉपर्टी स्टार्ट हुई है, कोई प्लांट स्टार्ट हुई, उसको इनॉग्रेशन की पार्टी दे रहे हैं, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ that asset. Cost of conducting business in a new location with new class of customer. शिफ्ट कर रहे हैं, न्यू बिजनेस शिफ्ट कर रहे हैं, पुराना बिजनेस था कहीं और, नया बिजनेस यहाँ शिफ्ट किए, तो मशीन को भी शिफ्ट करने में जो प्राइस लगा, नहीं, फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन में जो चार्जेस लग रहे हैं, दैट ओनली आर कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑफ असेट, ना कि बाद में शिफ्ट करने के वक्त जो इंस्टॉलेशन चार्जेस लग रहे हैं वो। बाद वाले चार्जेस को हम कॉस्ट ऑफ असेट में यूज नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कुछ ऐसा लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड कॉस्ट, ये बहुत डीप हो जाएगा अभी आपको समझने के लिए, तो जस्ट रिमेंबर कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड कॉस्ट विल आल्सो बी नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ असेट। और जो छोटे छोटे रिपेयर होते हैं, कभी कुछ स्क्रू ढीला हो गया, कुछ इंजन ऑयल वगैरह चेंज करना है, ये सब जो सर्विसिंग वगैरह, दैट रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट, वो हमेशा डायरेक्टली एक्सपेंस में चार्ज होंगे, कॉस्ट ऑफ असेट में चार्ज नहीं होगा। लेकिन कोई ऐसा एक्सपेंस जो इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ असेट है, तो वो इज इक्वल टू कॉस्ट में इंक्लूड होगा। लेकिन देखिए, कैपेसिटी मेंटेन करने के लिए अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है तो वो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन अगर कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है मशीन की वो एक्सपेंस, तो वो कॉस्ट में इंक्लूड होगा। मेंटेनेंस के लिए, पोजीशन एज इट इज रखने के लिए कोई खर्च हो रहा है तो वो इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए कोई एक्सपेंस हो रहा है तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ दैट मशीन और असेट। Once an asset has been brought into its intended condition and location of use, no cost should be recognized as part of cost unless there is major repair addition which increase the useful life यानी capacity of an asset और improve the production capacity यानी capacity या life increase करे, तभी वो cost of asset में include होगा, normal repair cost of asset में include नहीं होगा। Accordingly, cost incurred while an item is capable of operating in intended manner but not put to use or is used less than full capacity should not be capitalized as part of cost of asset. जिस दिन ready to use हो गया, फिर चाहे वो use हो रहा हो या नहीं, और full capacity में use हो रहा हो या नहीं, ready to use होने के बाद कोई भी खर्च होता है तो वो
असेट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर असेट इज बीइंग यूज्ड और नॉट। जिस दिन रेडी टू यूज हो गई दैट विल बी लास्ट कि हम कोई भी कॉस्ट असेट में चार्ज कर रहे हैं, अदरवाइज वो नॉर्मल एक्सपेंस होगा जो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, एक्सपेंस की असेट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। Any addition made to a particular item of property, plant and equipment after it is initially put to use are depreciated over remaining useful life of an asset. मान के चलिए कोई मशीन है, उसमें आपने एक फैन लगाया जो कि वो कैपेसिटी को बढ़ा दे रहा है। अब वो फैन की यूजफुल लाइफ है 5 ईयर, मशीन की यूजफुल लाइफ बची है मान के चलो ओनली 3 ईयर्स, तो वो मशीन 3 ईयर के लिए डेप्रिशिएट होगी और वो फैन 5 ईयर के अकॉर्डिंग डेप्रिशिएट होगा। ऐसा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा है, एनी एडिशन मेड टू अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आफ्टर इट इज इनिशियली पुट टू यूज, सपोज वो फैन ही एडिशन किया, आर डेप्रिशिएटेड ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। फैन है 5 ईयर के लिए, मशीन है 3 ईयर के लिए, तो फैन 5 ईयर के लिए डेप्रिशिएट नहीं होगा, वो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ असेट यानी 3 ईयर के लिए ही डेप्रिशिएट होगा। Therefore, it is important to maintain an asset register capturing asset-wise detail of cost, rate of depreciation, rate of capitalization, and cost of asset. All these details need to be captured for any addition to the existing asset as well. पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो आज हमने सीखा डेप्रिशिएशन क्या होता है, डेप्रिशिएबल असेट्स क्या होते हैं, डेप्रिशिएशन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉस्ट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू। अब डेप्रिशिएशन किस किस कारण से होता है, रीजन ऑफ डेप्रिशिएशन ड्यू टू इट्स यूज, वियर एंड टियर, रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम इवन इफ नॉट यूज्ड, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ऑब्सोलेंस और डिप्लीशन इन मार्केट वैल्यू। इस तरीके के रीजन से डेप्रिशिएशन चार्ज होता है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन दिखती है और प्रॉफिट एंड लॉस का करेक्ट एस्टिमेशन होता है, लीगल रिक्वायरमेंट से भी कंप्लाई होते हैं, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव हैं। सो ये डेप्रिशिएशन की थ्योरी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड एंड अदर मेथड एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑफ डेप्रिशिएशन चैप्टर। तब तक के लिए आप ये थ्योरी अच्छे से समझिए, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए एंड कीप स्टडीइंग, बी मोटिवेटेड, बिलीव इन योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।